हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, डॉक्यूमेंट्रीज के और वेब सीरीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है द डिग, जो कि ब्रिटिश ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 29 जनवरी 2021 से। एक बड़ी पॉपुलर सेइंग है, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड एंड कमिटमेंट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। ऐसा ही इनरली मोटिवेटेड और कमिटेड कैरेक्टर है बेसिल ब्राउन, जो कि मेन लीड एक्टर है द डिग में, और वो अपने काम और अपने दाम के प्रति सजग है। उसने 12 साल की आयु में ही स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद पूरी जिंदगी वो एक्सकेवेशन यानी कि उत्खनन या खुदाई के कामों में ही जुड़ा रहा, और अब उसकी कुशलता इतनी बड़ी हो गई है कि वो जमीन को देखकर ही भाप जाता है कि उसके अंदर कौन से ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हैं या उस जमीन में क्या क्या छिपा हो सकता है। ये सेल्फ टॉट आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेटर या उत्खनन विशेषज्ञ इंग्लैंड के एक रूरल स्टेट सुट्टान हू, जिसका नाम होता है, वहां पर पहुंचता है और वहां पर एक रॉयल लैंडलेडी के लिए एक्सकेवेशन का काम करता है। और उस दौरान उसे पता चलता है कि उसकी जमीन के भीतर एक बड़ा ही विशाल जहाज छिपा हुआ है, और साथ ही साथ उसे कुछ लोहे के अवशेष भी मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि वो जहाज किसी बहुत ही बड़े ऐतिहासिक मूल्यों की धरोहर है। कहानी सेट है 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बादल गहराने लगे थे, और जब इस खोज की खबर कैम्ब्रिज के आर्कियोलॉजिस्ट को हो जाती है तो वो सारी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं और अपने सरकारी दावे करने लगते हैं। कैसे अब इन अवसरवादियों से बचकर उस ऐतिहासिक पूंजी को ब्रिटिश म्यूजियम के हवाले किया जाता है, उसकी है 112 मिनट की बड़ी ही रोमांचक और खूबसूरत फिल्म, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को इतनी ग्रेसफुल और ग्लोरियस तरीके से दिखाया गया है कि आप इन दोनों कैरेक्टर्स के प्यार में पड़ जाते हैं, और साथ ही साथ उन दोनों की खामोशियां इतनी ज़बरदस्त हैं कि वो बोलते कम हैं लेकिन महसूस ज़्यादा करते हैं और करवाते हैं। इस फिल्म में सारी ही रिलेशनशिप्स को अपनी परिपूर्णता के साथ एलैबोरेट किया गया है, और उस एलैबोरेशन में एक गति है, एक बड़ा ही सुंदर संगीत है, एक मस्ती है, और उसमें कहीं जल्दबाजी नहीं है। वो अपनी स्पीड और अपना पेस डिफाइन करती है, यानी कि जितनी भी रिलेशनशिप में बात करूं वो अपने आप में अजीब तरीके से का ग्रेस रखती है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो मुख्य किरदार का अपने एम्प्लॉयर और अपने काम के प्रति की रिलेशनशिप, उसके बाद उसके एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉय और उसके राइट्स को सेफगार्ड करने का रिलेशनशिप, फिर इस एम्प्लॉयर के बेटे का इस मुख्य किरदार के साथ की रिलेशनशिप, फिर मुख्य किरदार की अपनी पत्नी के साथ की रिलेशनशिप, और फिर जो एक्सकेवेशन के लिए आर्कियोलॉजिकल टीम आती है उनमें से एक कैरेक्टर का सेम सेक्स में अपने एक दोस्त के साथ की रिलेशनशिप, और उसकी पत्नी का एक नया एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, और इन सारे ही कैरेक्टर्स का जमीन के साथ का रिलेशनशिप, क्योंकि जमीन के कारण ही ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सारी रिलेशनशिप्स में एक ग्रेस है, एक प्राइड है, एक ऑनेस्टी है और एक इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट है। मैं कम से कम 10 रीजंस दे सकता हूं आपको इस खूबसूरत फिल्म को देखने के। पहला रीजन है स्क्रिप्ट। जॉन प्रेस्टन के नॉवल पर मारियो बुफिनी का स्क्रीन प्ले अमेजिंग है। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करती हुई रिलेशनशिप को बड़ी खूबसूरती से डिपिक्ट करती है ये स्क्रिप्ट। दूसरा रीजन है डायरेक्शन। डायरेक्टर है साइमन स्टोन, जो कि ऑस्ट्रेलियन एक्टर और प्रोड्यूसर भी है, और ये उनकी दूसरी फिल्म है। उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी 2015 में द डॉटर नाम की, जिसको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सबसे बड़े प्राइज से नवाजा गया था। इस फिल्म में उनका डायरेक्शन का स्किल सेट जेनिथ पे है। उन्होंने कहानी, सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक और बैकग्राउंड के साथ आर्टिस्टों के परफॉर्मेंस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैलेंस किया है। तीसरा रीजन है डिटेलिंग। बड़े ही विस्तार पूर्ण ढंग से हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और एक्सकेवेशन के प्रोफेशन को जोड़ा गया है, जो कि तारीफे काबिल है। चौथा रीजन है कैरी मुलिगन। स्टेट ओनर के बीमार लैंडलेडी के कैरेक्टर में इस एक्ट्रेस ने बला की परिपक्वता और गहराई दिखाई है। पहले ये कैरेक्टर निकोल किडमैन करने वाली थी, लेकिन फिर ये कैरी मुलिगन के हिस्से में आया और उन्होंने इस कैरेक्टर के साथ न्याय किया है। पांचवा रीजन है पेस। इस फिल्म की पेस या गति बड़ी ही संयमित और शांत है। बड़े ही इत्मीनान से
पात्र अपनी अपनी गतिविधियों में लिप्त होते हैं और बड़े ही सहजता से परत दर परत कहानी आगे बढ़ती है। छठा रीजन है सिनेमाटोग्राफी। माइक एली ने इंग्लैंड के कंट्री साइड और उसके इंटीरियर रिमोट एरियाज को बड़ी ही खूबसूरती से अपने कैमरे में कैद किया है और कई फ्रेम्स तो ऐसे लगते हैं मानो पोस्टकार्ड नुमा पेंटिंग्स हो। सातवां रीजन है बैकग्राउंड स्कोर। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर पियानो के साथ इतना खूबसूरत है कि वो किसी भी तरीके से आपको डिस्टर्ब नहीं करता, वो बैकग्राउंड में ही रह जाता है और बहुत ही शीतल, निर्मल और कोमल है। आठवां रीजन है एडिटिंग। 112 मिनट की ये फिल्म अपनी शांत गति निर्धारित करती है और उसके बाद ये वक्त कैसे बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता। बड़ी ही स्लिक, बड़ी स्मार्ट और बड़ी स्टाइलिश है जॉन हैरिस की एडिटिंग। नौवां रीजन है मोरालिटी। एक खास किस्म की सीख है इस फिल्म में जो हमें हमारे काम के प्रति निष्ठा, भक्ति और ईमानदारी से अवगत कराती है। बहुत सारी वैल्यूज टेक होम है इस फिल्म के साथ। और 10वां रीजन है रॉ फिनिश। ये सबसे बड़ा रीजन है इस फिल्म को एंगेजिंग बनाने का। इसकी मेन लीड एक्टर रॉ फिनिश ने जो काम किया है वो अतुलनीय है। ये इंग्लिश एक्टर सबसे पहले लाइमलाइट में आए थे 1993 में शिंडलर लिस्ट के साथ, जब उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर नॉमिनेशन था। उसके बाद 1996 में द इंग्लिश पेशेंट के लिए वो बेस्ट एक्टर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए थे। और इस फिल्म में जो उन्होंने काम किया है, जो परिपक्वता दिखाई है, उससे मुझे लगता है कि कई सालों तक आप इस परफॉर्मेंस को भूल नहीं पाओगे। इन 10 कारणों के अलावा द डिग में एक गजब किस्म की खामोशी है जो पात्रों और कहानी के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। ये खामोशी बड़ी असहज है, बड़ी असामान्य है और कई बार आपको बेचैन करने वाली है और कई बार आपको रातों को नींद में करवटें लेने पे मजबूर कर सकती है। आपके दिलों के अंतरंगों के तारों को छेड़ सकती है। इतनी सक्षम है ये फिल्म। डोंट मिस दिस जेम, गो फॉर इट।